देख रहे हैं आज तक और मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। हर दिन एक देश दूसरे देश पर हमलावर है। सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। हर युद्ध, हर झड़प दुनिया के सामने विश्व युद्ध की नई चुनौती लेकर आ रहा है। विश्व में छिड़ी इन्हीं जंगों पर हम शुरू कर रहे हैं अपना खास कार्यक्रम वॉर रूम। सबसे पहले हेडलाइंस। चलिए सबसे पहले दुनिया में चल रहे युद्ध की सबसे विस्फोटक खबरें आपको दिखाते हैं कि अब पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है बलूचिस्तान। सेना और बलूच विद्रोहियों की जंग में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा हो रहा है। इसके अलावा बढ़ता ही जा रहा है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है ईरान से तुरंत निकलो। बातचीत से भी बात नहीं बन रही। अब परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने खामेनेई को अल्टीमेटम दे दिया है। और 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्बादी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यूक्रेन के 1 लाख और रूस के 3.25 लाख सैनिकों की मौत का दावा है। 2026 की शुरुआत में ही पाकिस्तान के नक्शे से जैसे बलूचिस्तान धुंधला होता हुआ दिख रहा है। एक साथ 12 शहरों में हमला। बीएलए ने इस हमले को नाम दिया ऑपरेशन हेरोफ 2.0। तो क्या यह कहा जाए कि पाकिस्तान की फौज अपने ही देश में हार रही है? क्या आसिम मुनीर की सेना बलूच लड़ाकों से डर रही है? एक साथ पुलिस स्टेशन, जेल और फौजी ठिकानों पर हमला हुआ। 4 दिनों के संघर्ष में बीएलए ने 300 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया है। ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुए हालिया हमलों में सबसे बड़ा हमला था। हमले की जिम्मेदारी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। असर यह हुआ कि मस्तुंग में जेल तोड़कर 30 कैदियों को छुड़ा लिया गया। ग्वादर जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में धमाका होना यानी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई। जानकारों की माने तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी नींव जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के इन 2 बयानों ने रखी। पाकिस्तान की सत्ता में बैठी पंजाबी हुकूमत एक बुनियादी सच्चाई भूल चुकी है। बलोच और उनमें मौजूद फर्क। बलोचों के पास भले ही संसाधन कम हो लेकिन आजादी की उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। दशकों से बलोच पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस संघर्ष के दौरान बलोच नेतृत्व ने कभी दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए। इसके उलट आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ आर्थिक दिवालियेपन की नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक पतन की भी कहानी कहती है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं मिल रहे या कौन दे रहा है। सवाल ये है कि क्या उसने अपने भीतर झांक कर देखा है कि बलूचिस्तान आज क्यों सुलग रहा है? जवाब है नहीं। पाकिस्तान अपनी हार के लिए भी बलोच को ही जिम्मेदार बता रहा है और रोना है पैसे का। पाक अधिकारियों का मानना है कि फौज को दशकों में इतना बड़ा जख्म मिला है। इस ऑपरेशन का चेहरा बने बशीर जैद, कभी छात्र नेता, आज गुरिल्ला कमांडर। संदेश साफ है कि अब जंग खुले मैदान में है। हेरोफ 2.0 में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। 1947 के बाद से चला आ रहा जुल्म, जबरन गायब होते लोग, यही गुस्सा अब बंदूक के नाल से निकल रहा है क्रांति बनकर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले के साथ अपनी रणनीति बदल दी है। हेरोफ का मतलब होता है काला तूफान और ये तूफान सही मायनों में पाकिस्तान की सेना के लिए तबाही लेकर आया। ये हमला अचानक नहीं था। क्वेटा, नुश्की, मस्तुंग, ग्वादर और पंजगुर समेत 12 से ज्यादा शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया। बीएलए ने पूरा ऑपरेशन किसी प्रोफेशनल फौज की तरह चलाया। लड़ाकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर। सबसे खतरनाक थी मजीद ब्रिगेड जो सिर्फ आत्मघाती हमला करती है। फिर फतेह स्क्वाड जिसने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर सीधा हमला कर उन पर कब्जा किया। और आखिर में स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड की प्लानिंग, हाईटेक हथियार और इंफॉर्मेशन वॉर। इन तीनों ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि पाक सेना को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हमला इतना अचानक था, पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर भागते नजर आए। बलूचिस्तान समस्या की जड़ 1947 में है। मार्च 1948 में बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसके लिए बलूच न तब तैयार थे न ही अब। 2006 में बलोचों के सबसे बड़े लीडर अकबर बुख्ती की पाकिस्तान सरकार के आदेश पर हत्या कर दी गई।
इसके बाद से पाकिस्तान और बलोचों के रिश्ते खराब होते चले गए। आज पाक फौज उत्तर में टीटीपी और दक्षिण में बलूचों के बीच फंसी है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में हो रही हर घटना की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार नहीं है। कभी वो भारत पर इल्जाम लगाता है, कभी ईरानी बलोच का नाम उछाल देता है, कभी ईरान अमेरिका के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ को वजह बताता है। लेकिन जब बात जमीनी सच्चाई की आती है तो जिम्मेदारी का ठीकरा कहीं और फोड़ दिया जाता है। नाकामयाबी की जिम्मेदारी ना तो पाकिस्तान सरकार लेने को तैयार है, ना उसकी फौज, ना ही उसकी सिविल एजेंसीज। बलूचिस्तान में दशकों से जल रही आग के लिए कोई जवाबदेही नहीं है, सिर्फ पल्ला झाड़ना है। ये वही पुरानी रणनीति है, अपने सिस्टम की कमजोरियां, राजनीतिक विफलताओं और सुरक्षा तंत्र की नाकामी की बात करने की बजाय हर बार किसी बाहरी दुश्मन की तलाश करना। यानी बलूचिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच भीषण झड़प हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार यहां बंदूकें गरजती हैं। आइए इसे 5W यानी व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले व्हाट यानी क्या, यानी बलूचिस्तान में क्या हुआ। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही संगठनों और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच टकराव में भारी जान माल के नुकसान का दावा किया जा रहा है। बलूच लड़ाकों का कहना है कि इस संघर्ष में करीब 300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार और सेना की तरफ से इस आंकड़े को लेकर पूरी तरह से चुप्पी है। दूसरा, हु यानी कौन आमने सामने है। एक तरफ है बलूच लड़ाके, जिनमें BLA, BLF जैसे विद्रोही संगठन शामिल हैं। ये संगठन खुद को बलूचिस्तान के हक और आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बताते हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां, जिन पर बलूचों के खिलाफ जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़, संसाधनों की लूट के आरोप लग रहे हैं। तीसरा W यानी व्हेन, यानी कब से यह संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष कोई नया नहीं है। बलूचिस्तान में विद्रोह की शुरुआत 1948 से मानी जाती है, जब पाकिस्तान में बलूच इलाकों का विलय करवाया गया। इसके बाद 1958, 1970 और 2000 के आसपास कई बार बलूच लड़ाकों के साथ झड़प हुई। हजारों की संख्या में सैनिक और लड़ाके मारे गए। पिछले 2 दशकों में जब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक आया, तब से हिंसा और तेज हो गई। अब वेयर यानी कहां हो रहा है यह संघर्ष। यह लड़ाई मुख्य रूप से बलूचिस्तान प्रांत में हो रही है। क्वेटा, केच, पंजगुर, ग्वादर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में। ग्वादर पोर्ट जैसे रणनीतिक और आर्थिक इलाकों में भी हमले होते रहे हैं, क्योंकि यहां चीन की बड़ी मौजूदगी है। और सबसे अहम सवाल, वाई यानी क्यों। बलूचों का आरोप है कि उनकी जमीन से निकलने वाला गैस, सोना, तांबा, तेल पूरे पाकिस्तान और चीन के काम आता है, लेकिन खुद बलूचिस्तान आज भी गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली में डूबा है। बलूचों का कहना है कि उन्हें न राजनीतिक अधिकार मिले, न आर्थिक हिस्सेदारी मिली। जब भी बलूचिस्तान की बात होती है, सवाल सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि बलूचों का एक अहम कनेक्शन ईरान से भी जुड़ा हुआ है। आखिर ये ईरान कनेक्शन क्या है? असल में बलूच कोई एक देश तक सीमित कौम नहीं है। बलूच आबादी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तीनों देशों में फैली हुई है। पाकिस्तान में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बलूच रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 6 से 7% है। वहीं ईरान में बलूचों की संख्या करीब 20 से 30 लाख मानी जाती है, जो ज्यादातर ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में रहते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी करीब 5 से 10 लाख बलूच आबादी मौजूद है। यही भौगोलिक हकीकत बलूचों को सरहद के आर पार जोड़ती है। एक ही कौम, एक ही भाषा, संस्कृति और कबायली रिश्ते, लेकिन बटे हुए 3 देशों में। पाकिस्तानी बलूच संगठनों पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वो ईरान की सीमा से लगे इलाकों में पनाह लेते हैं या फिर सीमा पार रिश्तों और कबीलों के जरिए आवाजाही और नेटवर्क बनाए रखते हैं। हालांकि ईरान आधिकारिक रूप से किसी भी तरह के समर्थन या मदद से लगातार इनकार करता रहा है। और इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अरब सागर से आ रही है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर है। अमेरिकी नौसेना के एक फाइटर जेट ने ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था, ये दावा है अमेरिका का। वहीं दोनों देशों की बातचीत पर अभी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ शांति की कोशिशें, दूसरी तरफ ड्रोन अटैक।
एक तरफ युद्ध टालने की कवायद, दूसरी तरफ जंग के गहराते बादल। अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया तो संदेश साफ गया कि हालात अभी ठीक नहीं है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें भी चल रही हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान का शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की ओर संदिग्ध रूप से बढ़ रहा था। उस वक्त पोत ईरान के तट से करीब 500 मील दूर था। तो क्या ईरान अब्राहम लिंकन पर हमला करने वाला था या फिर यह सिर्फ एक चेतावनी थी? बहरहाल खतरे को देखते हुए अमेरिकी फाइटर जेट ने तुरंत कार्रवाई की और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसके कुछ ही घंटों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी तनाव देखा गया। वहां ईरानी जहाजों और एक मुहाजिर ड्रोन ने अमेरिकी झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज को पकड़ने की कोशिश की। जवाब में अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एयरफोर्स के विमानों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद ईरानी सेना पीछे हटी। कोशिशें युद्ध टालने की जरूर है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि युद्ध के लिए भी दोनों देश तैयार हैं। इस वक्त ईरान के आसपास अरब सागर में अमेरिका के 9 वॉरशिप, करीब दर्जन भर फाइटर जेट और 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक पूरे इलाके में तैनात हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सैन्य जमावड़े को आर्मडा करार दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सैन्य टकराव का असर कूटनीतिक कोशिशों पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा है वो ईरान के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। ईरान लगातार कहता आया है कि बातचीत केवल परमाणु के मुद्दे पर ही रहेगी, न कि मिसाइलों जैसे अन्य मामलों पर, जो अमेरिका और क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए प्राथमिकता है। इस टकराव की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में डर फैल गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप कहीं सैन्य कार्रवाई का रुख न अपनाएं। जानकार मानते हैं कि ईरान का रवैया अमेरिका को इसी ओर बढ़ा रहा है। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. तो क्या ये ड्रोन हमला एक नई जंग की शुरुआत है या कूटनीति की मेज पर दबाव बनाने की रणनीति? अमेरिका और इजरायल मानते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर बम दुनिया के लिए खतरा है। अब डर सच होता दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि वो तो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका ईरान टकराव में एटम बम की आहट सुनाई देने लगी। जवाब में ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ट्रंप आखिरी राष्ट्रपति होंगे। ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी अबुल फजल ज़ोहरवैंड के बयान के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान की तरफ से किए गए इस दावे के पीछे क्या है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है मिलिटरीली, हालांकि यूएसए के बराबर नहीं कर सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो काफ़ी लंबा चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस हमले में अगर ऐसा हुआ हमला होता है तो इस बार जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो गल्फ की कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो या ओमान हो या कतार हो, वो भी यूएसए का साथ देने से कतरा रहा है। इजराइल को भी पता है कि अगर हुआ तो इस बार जो मिडिल ईस्टर्न का जो देश है वो शायद यूएसए का साथ ना दे। ईरान के पास अपनी ताकत है, अपनी सामरिक शक्ति है, अपनी पनडुब्बियाँ हैं, अपने जहाज हैं, अपने मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं। तो ईरान उस मामले में काफ़ी ताकतवर है और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए ईरान को हरा पाना इतना आसान होगा। अमेरिका इसीलिए चाहता भी नहीं, ईरान को नहीं हराना चाहते, वो चाहते हैं कि रेजीम चेंज।
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के जनरल मोहसिन रजाई ने कहा है कि अगर ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई ट्रिगर दबाते हैं तो हालात बहुत भयानक होंगे। मोहसिन रजा ने कहा है, हम उनके हाथ और उंगलियां काट लेंगे और अगर हम आगे बढ़ गए तो सीज फायर की फिर कोई बात नहीं होगी। ईरान की ओर से यह बहुत बड़ी धमकी है ट्रंप के लिए। लेकिन इसी सब के बीच ईरान के पूर्व राजनयिक मोहम्मद जावेद लारिजानी ने यह कहकर सारा माहौल बेहद गर्मा दिया है कि ईरान किसी भी वक्त 24 घंटों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। ईरान ने दुनिया के सामने नया सिद्धांत पेश किया है, अगर वो चाहे तो 24 से 48 घंटों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। ईरान ने 24 घंटों के अंदर परमाणु बम बनाने का यह दावा कोई पहली बार नहीं किया है, इस बार बस इसे दोहराया है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को वार्निंग दे रहे हैं। ट्रंप की 3 शर्तों में सबसे पहली शर्त ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही है, लेकिन अब ट्रंप ने वार्निंग से 2 कदम आगे जाते हुए ईरान को धमकी दे डाली। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह है ईरान की मिसाइलें। ईरान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो है सेजिल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका दायरा है 2000 किलोमीटर और यह अमेरिका के अधिकांश रीजनल बेसेस पर हमले में सक्षम है। इसी तरह से सोमार क्रूज मिसाइल की रेंज है 2 से 3000 किलोमीटर। ईरान की फतेह फैमिली की मिसाइलें, शहाब सीरीज की मिसाइलें सटीक और घातक मानी जाती हैं। लेकिन फिलहाल राद एंटी शिप क्रूज मिसाइल अमेरिकी वॉरशिप्स के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का बड़ा दावा। लैवरोव ने सीधा निशाना साधा है जर्मनी के चांसलर पर और कहा कि जर्मनी कर रहा है रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी। यानी अगर यह होता है तो क्या तय है तीसरा विश्व युद्ध। उधर रूस के एक बेहद शक्तिशाली जनरल पर कातिलाना हमला हुआ है। मॉस्को ने जनरल व्लादिमीर एलेक्सेयेव की हत्या का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1400 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। अब ये लड़ाई सीमाओं से हटकर जैसे मॉस्को तक आ गई। क्या तीसरा विश्व युद्ध करीब है? क्या जर्मनी की नीतियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही हैं? क्यों रूस जर्मनी को लेकर चिंतित है? किसने मार दिया पुतिन के स्पाई दोस्त को? और क्यों इस हत्या का आरोप लग रहा है ज़ेलेंस्की पर? इस बीच कैसे नजदीक आ रहे हैं अमेरिका और रूस? मॉस्को की सड़कों पर शुक्रवार को इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रूसी रक्षा मंत्रालय के एक कद्दावर अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेयेव को गोलियों से छलनी कर दिया गया। खबर है कि उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। जनरल एलेक्सेयेव कोई मामूली नाम नहीं है। वो जनरल स्टाफ के डिप्टी चीफ, रूस के टॉप स्पाई और पुतिन के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं। आपको याद होगा जून 2023 का वो प्रिगजिन विद्रोह, जब रूस में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। तब प्रिगजिन से बात करने के लिए जिन टॉप अफसरों को भेजा गया था उसमें एलेक्सेयेव भी शामिल थे। जनरल की हत्या का आरोप यूक्रेन पर लग रहा है। ये 14 महीनों में चौथे रूसी जनरल की मौत है। अभी मॉस्को इस हमले की गुत्थी सुलझा ही रहा था कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ी जानकारी साझा की। यूक्रेन ने रूस के अलग अलग इलाकों पर 38 ड्रोन अटैक किए। हालांकि रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने इन सभी ड्रोन्स को मार गिराया। इनमें सबसे ज्यादा 26 ड्रोन ब्रायंस्क इलाके में गिराए गए, जबकि बेलगोरोद, लिपेत्स्क और ब्लैक सी के ऊपर भी यूक्रेनी मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन जो बिल्कुल ब्लैक सी के अक्रॉस रशिया की सिक्योरिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये रशिया का ब्लैक सी फ्लीट वहाँ पर है, तो रशिया को किसी भी हालत में ये मंजूर नहीं हुआ कि नाटो बिल्कुल उसके दरवाजे तक पहुँच जाए। जब तक अब ये यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक समाधान नहीं हो जाता है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये झंझट खत्म होगा। चाहे वो यूक्रेन अब मान ले कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन अगर यूक्रेन बना रहा बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक, तो रशिया को टेरिटरी चाहिए ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को परमानेंटली रिजॉल्व कर सके। एक तरफ युद्ध का मैदान दहक रहा है तो दूसरी तरफ शांति की मेज पर कुछ हलचल शुरू हुई। अबू धाबी में पिछले 2 दिनों से अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता चल रही थी। इस बातचीत का एक बड़ा नतीजा ये निकला कि अमेरिका और रूस अपनी सेनाओं के बीच हाई लेवल डायलॉग फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। 2021 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ये संवाद बंद कर दिए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या ये बातचीत युद्ध खत्म होने की पहली सीढ़ी साबित होगी?
रूस की ये नीति है कि कोई टेंजिबल वार्ता हो, टेंजिबल रिजल्ट निकले, इससे पहले रूस ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हथियार ले, ताकि रूस एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से, एक मजबूत स्थिति से वार्ता करे। और क्योंकि निश्चित है कि जो मजबूत स्थिति में होता है वही डिक्टेट करता है टर्म्स, तो इसलिए बातचीत करते करते भी डोनाल्ड को बात ये बहलाते हुए भी कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बात करेंगे। वैसे रूस ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। लेकिन शांति की राह इतनी आसान नहीं है। जेनेवा में जारी निरस्त्रीकरण सम्मेलन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि गेनेडी गातिलोव ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका का न्यू स्टार्ट संधि को लेकर ढुलमुल रवैया अफसोसजनक है। गतिलोव ने कहा कि हम अमेरिका की सैन्य नीतियों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। रूस अपनी परमाणु नीति अब इसी आधार पर तय करेगा। हालांकि हम बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए बराबरी और आपसी हित की शर्तें जरूरी हैं। इन सब के बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जर्मनी पर बड़ा आरोप लगाया है। लावरोव ने कहा है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी को युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जो बात जर्मनी को लेकर कही वो कोई साधारण बयान नहीं है। ये रूस की तरफ से खुली चेतावनी है कि अंजाम ठीक नहीं होगा। यानी एक तरफ जनरल पर हमला और ड्रोनों की अग्नि वर्षा, दूसरी तरफ बंद कमरों में कूटनीति की बिसात बिछी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग अब किस करवट बैठेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग जारी है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2022 से अब तक रूस और यूक्रेन मिलाकर करीब 20 लाख सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल और लापता हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक दोनों देशों को जो सैन्य नुकसान हुआ है उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। CSIS के अनुसार रूसी सेना के कुल हताहत सैनिकों की संख्या करीब 12 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 3.25 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। CSIS के अनुसार फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 तक यूक्रेन के 5 से 6 लाख सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से 1 से 1.5 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में यूक्रेन में 2,500 से ज्यादा नागरिक मारे गए, 12,000 से अधिक लोग घायल हुए। 2022 से अब तक करीब 15,000 नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू। ईरान ने बताया अच्छी शुरुआत, कहा हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन मिसाइल प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके के इमाम बारगाह में जुमे की नमाज के दौरान हुआ। आत्मघाती हमलावर ने खुद को गेट के पास ही उड़ा लिया। बलूचिस्तान में हमले के बाद बलूच विद्रोहियों ने ऑपरेशन हिरोफ 2 का वीडियो जारी किया है। BLA की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में नुश्ती के पुलिस स्टेशन के अंदर BLA के सैनिक दिख रहे हैं। इस वीडियो में हथियारों के साथ बलूच विद्रोही भी मोटरसाइकिल पर नजर आ रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है और ये मीटिंग केवल औपचारिकता नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियों के खिलाफ एक सीधा और कड़ा संदेश है। ट्रंप की नीतियों के बीच पुतिन नया पावर एक्सिस तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा पर हैं। ट्रंप ने क्यूबा को डील करने या फिर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। हालांकि क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनल ने कहा है कि क्यूबा अकेला नहीं है। अमेरिका चाहता है कि क्यूबा में किसी और का दखल न बढ़े, लेकिन क्यूबा के संबंध रूस और चीन से अच्छे हैं। ये बात अमेरिका को रास नहीं आ रही। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता हुई। इस बातचीत में अहम सहमति ये बनी कि रूस और यूक्रेन दोनों 157 युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। पिछले 5 महीनों में ये पहली बड़ी युद्ध बंदी की अदला बदली होगी। नाइजीरिया में सेना ने कत्लेआम मचाया है। बोको हराम के आतंकियों ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के एक गाँव में हमला कर दिया। इस हमले में 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। यह गांव हाल ही में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए बंद शिविर से लौटे निवासियों का घर था।
ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज की नई मिसाइल का परीक्षण किया है। दावा किया है कि मिडिल ईस्ट से लेकर ईस्ट यूरोप तक ये मिसाइल मार करने में सक्षम है। पीओके में लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर नसर जावेद मंगल डैम और बॉर्डर इलाकों में घूमते हुए नजर आया है। कहा जा रहा है कि आतंकी लॉन्च पैड वाले इलाके में डैम और नदियों को लेकर वाटर बेस्ड टेररिज्म की साजिश रची जा रही है। जब से बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, हिंसा बढ़ती ही जा रही है। बीएनपी के मुताबिक जमात इस्लामी बांग्लादेश को दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहता है। चुनाव से पहले कट्टरपंथ को लेकर दोनों ओर से चेतावनी दी जा रही है। और अब इस सप्ताह की सबसे विस्फोटक तस्वीर। म्यांमार में पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के एक रेजिस्टेंस फाइटर ने अपने कैमरे में वो डरावना और तनावपूर्ण पल रिकॉर्ड किया जब जुंटा की ओर से किए गए हमले ने उसकी फ्रंटलाइन पोजीशन को निशाना बना लिया। इस वीडियो में वो पल कैद है जब जुंटा की ओर से किया गया हमला उसकी पोजीशन पर आ गिरा और उसे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कवर लेना पड़ा। ये फुटेज म्यांमार में जारी संघर्ष की भयानक हकीकत को उजागर करती है। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।